Hi friends, this is CA Nitin Goyal, partner at P Goyal and Associates. मेरे से कई लोग पूछते रहते हैं कि जीएसटी क्या फ्री सप्लाईज पे लगता है या क्या जीएसटी डिस्काउंट पे भी लगता है। अगर बाय वन गेट वन ऑफर होगा तो क्या जीएसटी एक प्रोडक्ट पे देना है या क्या दोनों पर देना है, और क्या फ्री सैंपल्स पे भी जीएसटी लगता है। मैंने सोचा इन सब इश्यूज को क्लैरिफाई करने के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। तो आइए मैं आपको थोड़ी सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जीएसटी implications on free supplies and sales promotion schemes. I'll be using a PowerPoint presentation. Let me just share my screen. तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जीएसटी implications on free supplies and sales promotion schemes. हमारे टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, importance of consideration to qualify as a supply and GST implications on sales promotion schemes. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिडरेशन टू क्वालिफाई एज अ सप्लाई। क्या किसी भी ट्रांजैक्शन को सप्लाई क्वालिफाई करने के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है? तो इसके लिए हम चलते हैं सप्लाई की डेफिनेशन पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन सप्लाई की डेफिनेशन को क्वालिफाई करेगी तो ही जीएसटी लगेगा, वरना जीएसटी नहीं लगेगा। तो सेक्शन 7(1) कहता है सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, or disposal made or agreed to be made for consideration by a person in the course of the furtherance of business. तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि all types of activities जैसे कि sale, transfer, barter, if it is carried out for consideration and if it is in the course of the furtherance of business. यानी कि दो कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से, एक कंसिडरेशन का होना और एक इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का होना। अगर आप कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी पर्सनल पर्पसेस के लिए करेंगे तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, import of services for consideration whether or not in the course of the furtherance of business। यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है whether or not in the course of the furtherance of business, यानी कि अगर पर्सनल पर्पसेस के लिए भी आप सर्विसेज इंपोर्ट करेंगे तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। थर्ड आता है एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं भी होगी और अगर वो एक्टिविटी शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड है तो भी वो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी एंड जीएसटी लगेगा। इसको हम पूरे को हम ऐसे सम अप कर सकते हैं कि सप्लाई में सारी तरीके की एक्टिविटीज आ जाती हैं अगर इट इज कैरिड आउट फॉर कंसिडरेशन एंड इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कंसिडरेशन की एक्सेप्शन होगी एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, और इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की एक्सेप्शन हो गई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो ये है आज की सप्लाई की डेफिनेशन। इससे पहले सप्लाई की डेफिनेशन थोड़ी सी कुछ और थी, फिर एक अमेंडमेंट हुई थ्रू द CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018। इससे पहले बस एक चीज और थी, 3 पॉइंट्स के अलावा चौथा पॉइंट और था जो कहता था एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज रेफर टू इन शेड्यूल 2। तो इसका मतलब ये था कि सप्लाई में शेड्यूल 2 की भी एक्टिविटीज फॉल कर जाती थी। शेड्यूल 2 में बेसिकली मैं आपको बता दूं, शेड्यूल 2 सिर्फ एक क्लासिफिकेशन है जिसमें वो कहता है ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है और ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल वो कहता है रेस्टोरेंट में, एक रेस्टोरेंट जो फूड प्रोवाइड कर रहा है दैट इज सेल ऑफ सर्विसेज, एंड लेट्स से अ बिल्डर इज कंस्ट्रक्टिंग फ्लैट्स और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और वो कहता है कि जैसे अगर ट्रांसफर ऑफ गुड्स है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। इस तरीके से बेसिकली क्लासिफिकेशन पर्पसेस के लिए शेड्यूल 2 हम रेफर करते हैं। तो ये CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 ने क्लैरिफाई करा और ये रेट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम
1 जुलाई 2017 लॉ चेंज हुआ कि शेड्यूल 2 को सप्लाई की डेफिनेशन से डिलीट ही कर दिया और सेक्शन 7(1) ए इनकॉर्पोरेट किया गया, जो कहता है कि अगर वो कोई भी ट्रांजैक्शन 7(1) की कंडीशंस पूरी करेगी तो आप शेड्यूल 2 रेफर करें ओनली फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली शेड्यूल अमेंडमेंट का ये कहना था कि शेड्यूल 2 की एक्टिविटीज अपने आप से ही सप्लाई नहीं क्वालिफाई करेगी। अगर वो 7(1) की कंडीशंस पूरी करेगी तो आप शेड्यूल 2 को पढ़ेंगे कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो शेड्यूल 2 विल बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम दोबारा थोड़ा सा अपना डिस्कशन रिकॉल करते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी इम्प्लीकेशंस ऑन फ्री सप्लाईज। तो अब हम देखते हैं कि फ्री सप्लाईज पे जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। उसकी सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, अगर वो एक्टिविटीज शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड है तो जीएसटी लगेगा, वरना विदाउट कंसिडरेशन जीएसटी नहीं लगेगा। सो शेड्यूल 1 में कौन कौन सी एक्टिविटीज स्पेसिफाइड है, आइए डिस्कस करें। सबसे पहली एक्टिविटी जो शेड्यूल 1 में है स्पेसिफाइड, वो कहती है कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। तो कोई भी परमानेंट ट्रांसफर होता है बिजनेस एसेट्स का, अगर आपने उन पे आईटीसी ले रखा है और आपने बिना किसी कंसिडरेशन उसको ट्रांसफर कर दिया है तो जीएसटी लगेगा। इस पे हम दोबारा आएंगे बिकॉज यही हमारे शेड्यूल 1 की सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है और ये हमारे आज के डिस्कशन के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्संस। अगर रिलेटेड पर्संस के बीच में कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है तो वो इवन इफ इट इज कैरिड आउट विदाउट कंसिडरेशन वो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन अ प्रिंसिपल एंड हिज एजेंट एंड वाइस वर्सा। सो अगर कोई भी गुड्स सप्लाई हो रहे हैं एक प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में या एजेंट से प्रिंसिपल के बीच में, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में क्वालिफाई कर जाएगा इवन इफ इट इज कैरिड आउट विदाउट कंसिडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सो अगर कोई भी आप सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं अपने रिलेटेड पर्सन से या कोई भी आपकी एस्टैब्लिशमेंट जो इंडिया के बाहर हो और आपने कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है इस एक्टिविटी में, तब भी वो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। हम ऐसा करते हैं, हम इन तीनों एक्टिविटीज़ को, ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि बेसिकली ये उन ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर रहा है जो या तो रिलेटेड पर्सन्स के बीच में है या एक प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में है या आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। सो बेसिकली ये तीनों एक्टिविटीज एक रिलेशन के बारे में बात कर रही हैं जो टैक्स अथॉरिटीज के ओपिनियन में आपकी ट्रांजैक्शन या कंसिडरेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इस वजह से ये तीनों एक्टिविटीज को हम एक तरफ रख लेते हैं और आते हैं हम वापस अपना फर्स्ट पॉइंट पे, जो कहता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। तो अगर आप कोई भी, लेट्स से आपके पास कोई भी मशीनरी है या कोई भी आपके पास कोई भी ऐसी गुड्स हैं जो आप स्टॉक में रखते हैं और आपने उसको विदाउट कंसिडरेशन किसी को ऐसे ही दे दिया, लेट्स से आपने गिफ्ट कर दिया या आपने अपने किसी भी डोनेट कर दिया या कुछ भी किसी भी और पर्पज के लिए, आपने कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं, आपको कुछ नहीं मिला उसके अगेंस्ट और आपने यूं ही उसको ट्रांसफर कर दिया। आप याद कीजिए, आपने अगर उस प्रोडक्ट पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी अवेल कर रखा है, या तो उसकी परचेज में अगर आप उसमें ट्रेड करते हैं या अगर उसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके रॉ मटेरियल्स और जो भी रिलेटेड आइटम्स का आईटीसी ले रखा है, तो आपको जीएसटी लगेगा अगर आपने ट्रांजैक्शन के आपको पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं तो भी जीएसटी लगेगा। आज की हमारी सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी यही है बिकॉज इसके बेस पे हम लोग काफ़ी चीज़ें जज करेंगे कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा विद रिस्पेक्ट टू सेल्स प्रमोशन स्कीम्स। आगे बढ़ते हैं हम जीएसटी इम्प्लीकेशंस ऑन सेल्स प्रमोशन स्कीम्स। सबसे कॉमन जिसको मैं कहूँगा सेल्स प्रमोशन स्कीम है फ्री सैंपल्स। जैसे आप जानते हैं एक मैन्युफैक्चरर कुछ सैंपल्स देता है ट्रेडर को, लेट्स से या होलसेलर को, अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए।
जैसे सबसे कॉमन मैं कहूँगा मेकअप के टर्म्स में है, या कोई भी लेट्स से कोई भी एक्टिविटी है, कोई चॉकलेट है, या मे बी कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका फ्री सैंपल मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है जस्ट टू प्रमोट हिज सेल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि क्या फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करने पे, लेट्स से एक मैन्युफैक्चरर ने अपने ट्रेडर को एक मेकअप ब्रांड प्रमोट करने के लिए ये एक फ्री सैंपल दिया कि आप इसको एज अ फ्री सैंपल यूज करना, कंज्यूमर्स आएंगे ये सैंपल यूज करके हमारे प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ेगी और वो आराम से ट्राई कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तो क्या इस ट्रांसफर पे जो एक मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के बीच में हो रहा है, क्या जीएसटी लगना चाहिए? हम याद करते हैं अपना पुराना पुराना डिस्कशन जिसमें हमने कहा था कि सप्लाई की डेफिनेशन में वो ही एक्टिविटीज आती हैं जो जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो, या अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं भी हो तो उसका शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई होना तो बहुत जरूरी है। तो क्योंकि ये एक्टिविटी शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा, और इस पे कोई जीएसटी नहीं लगता इस ट्रांजैक्शन पे। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्या ये प्रोडक्ट का आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा? तो एक मैन्युफैक्चरर ने अगर एक ट्रेडर को फ्री सैंपल प्रोवाइड कर रहे हैं तो ट्रेडर के लिए तो ऑब्वियसली वो आइटम फ्री है, तो ट्रेडर के आईटीसी की तो यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है आईटीसी ऑफ द मैन्युफैक्चरर। लेट्स से आपने कोई भी उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में के लिए मेकअप को डेवलप, मान लो मेकअप आइटम को डेवलप करने के लिए कोई भी इनपुट्स यूज करें, लेट्स से वो बॉटल यूज करी है या जो भी आपके इनपुट्स उसमें यूज होते हैं वो यूज करें, क्या उसका आईटीसी आपको रिवर्स करना है? तो जी हाँ, सेक्शन 17(5) कहता है कि आपको उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, और आपको आईटीसी एक एक तरफ आपको आईटीसी आईटीसी नहीं मिलेगा और दूसरी तरफ आपको जीएसटी नहीं पे करना। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल एक फेयर, जिसको मैं कहूँगा फेयर इम्प्लीकेशन है कि अगर आप कोई भी फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम आपसे जीएसटी तो नहीं लेंगे, बट अगर कोई भी उसके रिलेशन में आईटीसी यूज कर रखा है तो वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अब हम आते हैं एक्स्ट्रा क्वांटिटी या यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि काफ़ी पॉपुलर है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं शैम्पू के केस में बाय वन गेट वन, अगर आप एक बॉटल खरीदेंगे तो सेकंड फ्री मिलेगी। या एक ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल चिप्स का, आप ये पैकेट खरीदेंगे इसमें 20% हमने एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोवाइड करी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जीएसटी एक शैम्पू बॉटल पे लगेगा या दोनों पे लगेगा, या फिर 100% जो प्राइस है अंकल चिप्स का उस पर लगेगा, या 20% जो फ्री क्वांटिटी दे रहे हैं उस पर भी लगेगा, यानी कि 120% पे लगेगा। तो अब इस बेसिकली इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये सेल्स प्रमोशन स्कीम समझते हैं। ये सेल्स प्रमोशन स्कीम ऐसी नहीं है कि ये एक प्रोडक्ट फ्री है, ये सेल्स प्रमोशन स्कीम इसीलिए डिजाइन की गई है कि एक तरीके का डिस्काउंट मिले कस्टमर को, और उसको एक के बजाय दो प्रोडक्ट्स मिल जाए और ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाए। सो बेसिकली ये एक डिस्काउंट के फॉर्म में है ये सेल्स प्रमोशन स्कीम, एंड क्योंकि ये डिस्काउंट के फॉर्म में है इसी वजह से आपको डिस्काउंट के फॉर्म में है, तो इससे बेसिकली ये है मतलब कि आपको एक के प्राइस में दोनों मिल रहे हैं। तो आपको प्राइस एक ही है बट दोनों प्रोडक्ट्स हम आपको दे रहे हैं, तो इसी वजह से जीएसटी आपको दोनों पे नहीं एक ही पे देना है, बिकॉज प्राइस एक है, वो दोनों प्रोडक्ट्स का इंक्लूडिंग है। चलते हैं हम अगले प्रमोशन स्कीम की तरफ। प्रोवाइडिंग फ्री गिफ्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। बहुत बार ऐसा होता है कि लेट्स से मैं कोई मोबाइल डीलर हूँ, तो मुझे ये मिल सकती है सेल्स प्रमोशन स्कीम सैमसंग से। लेट्स से सैमसंग कहता है कि आप 10,000 यूनिट सेल कीजिए और हम आपको वही सैमसंग मोबाइल जो आप सेल करें हम आपको एक गिफ्ट दे देंगे, वही वाला फोन, या फिर हम आपको एक सैमसंग टीवी गिफ्ट कर देंगे, या फिर हम आपको कोई टूर प्रोवाइड कर देंगे बाहर घूमने के लिए। तो एक तरीके से ये एक इंसेंटिव प्रोवाइड हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को कि आप हमारे इतने यूनिट सेल कीजिए और हम आपको ये इस तरीके का कोई गिफ्ट दे देंगे। तो क्योंकि हमें सबसे पहले जीएसटी इम्प्लीकेशन देखनी है, और जीएसटी इम्प्लीकेशन जज करने के लिए ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि क्या वो मैन्युफैक्चरर जिसने ये सब फ्री आइटम्स बांटी हैं, क्या उसको उसका आईटीसी मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा।
बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आईटीसी उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आईटीसी मिलेगा तो अगर हम शेड्यूल 1 के डिस्कशन पे को रिकॉल करें, तो अगर आपने आईटीसी ले रखा होगा उस मैन्युफैक्चरर ने ये फ्री टीवी या मोबाइल का, तो उसको रिवर्स, तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर उसने ये आईटीसी नहीं अवेल कर रखा होगा तो उसको जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। तो सेक्शन 17(5) कहता है कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट आपने फ्री में एज अ गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड क्योंकि हम याद करें आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो आपको उसका जीएसटी भी नहीं जमा कराना, बिकॉज कंसिडरेशन तो इन्वॉल्व है नहीं और शेड्यूल 1 की एक्टिविटी में भी नहीं आता। तो इस तरीके से अगर कोई मैन्युफैक्चरर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को फ्री गिफ्ट्स बांटता है, तो उसका आईटीसी उसको नहीं मिलेगा, और और वो फ्री गिफ्ट बांटने पर उसको कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब हम आते हैं सप्लाई अंडर वारंटी। एक एग्जांपल लेते हैं एप्पल आईफोन का। एप्पल आईफोन कई बार अगर खराब हो जाए, तो कई बार क्या होता है, एप्पल उसको रिप्लेस ही कर देता है, या हो सकता है अगर कुछ फॉल्टी पार्ट हो तो उसको रिप्लेस, तो उस पार्ट को रिप्लेस कर दे। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है, या तो वो फ़ोन रिप्लेस कर देगा या वो छोटा सा कोई कंपोनेंट रिप्लेस कर देगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या जीएसटी उस फ्री कंपोनेंट पे जो एप्पल ने लगाया है उसमें, या उसने जो फ्री एक तरीके से दूसरा फ़ोन दे दिया, क्या उस फ्री वाले आईफोन पे या फ्री वाले कंपोनेंट पे उसको जीएसटी देना है? तो हम याद करते हैं कि कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज कंज्यूमर को कोई पैसे नहीं देने होते इसके रिप्लेसमेंट के अंडर वारंटी। तो बिकॉज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व, जीएसटी विल नॉट बी पेबल। मैडम हम वैसे अगर इस सेल्स प्रमोशन स्कीम को समझें, तो एप्पल आईफोन ने एक वैसे ही एक थोड़ा सा अंदाजा लगाया होगा, लेट्स से कि मैं 10,000 यूनिट्स आईफोन के बेचूंगा, उसमें से 100 प्रोडक्ट में ये डिफॉल्ट आ सकता है, तो 100 की कॉस्ट हमने उसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट करी। तो एक तरीके से एक कंज्यूमर ने जिसने एक आईफोन खरीदा, उसने अपने एक आईफोन के तो पैसे दिए ही दिए, उस 10,000 में से जो 100 खराब होने थे उसका भी उतना प्रोपोर्शन दे दिया। तो बेसिकली जीएसटी हैज ऑलरेडी बीन पेड ऑन द आइटम विच विल बी सप्लाइड अंडर वारंटी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। सो जीएसटी बिकॉज पेबल नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, एंड क्योंकि जीएसटी एक तरीके से ऑलरेडी लेवी हो चुका है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं उस कंपोनेंट की। लेट्स से एप्पल की बजाय कोई डिस्ट्रीब्यूटर ने वो आईफोन रिप्लेस कर दिया, और उस डिस्ट्रीब्यूटर ने एप्पल कंपनी से फ़ोन खरीदा था और उस पर आईटीसी क्लेम किया था। तो आ, क्या उस डिस्ट्रीब्यूटर को इस पर आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? प्लीज़ याद कीजिए, मैंने आपको बताया कि ये सेल्स प्रमोशन स्कीम एक तरीके से ऑलरेडी उन कंपोनेंट्स का या उस प्रोडक्ट्स का जो वारंटी में सप्लाई होते हैं उसका प्राइस ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होता है। इस वजह से इस पे कोई आईटीसी रिवर्स नहीं होना चाहिए, और लॉ में भी यही है, सेक्शन 17(5) गुड सप्लाइड अंडर वारंटी का आईटीसी नहीं रिस्ट्रिक्ट करता। अब हम आते हैं सबसे पॉपुलर सेल्स प्रमोशन स्कीम, यानी कि कैशबैक, जो मेरे ख्याल से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सेल्स प्रमोशन स्कीम भी है। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, लेट्स से आपने कोई भी टेलीफोन, फ्रिज कोई भी खरीदा, आपने पेटीएम से खरीदा, उसमें कोई भी लेट्स से मिस्टर ए ने सेल कर रहा है थ्रू पेटीएम। नाउ ए इज सेलिंग इट फॉर 10,000, बट पेटीएम आपको रिपब्लिक डे के टाइम आपको ये स्कीम दे रहा है कि 1,000 का आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो पेटीएम इज प्रोवाइडिंग दैट कैशबैक, एंड मिस्टर ए विल बी गेटिंग दैट फुल 10,000। 1,000 आपको सिर्फ एक तरीके से पेटीएम एक इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है कि आप हमारी साइट से खरीदिए। तो क्वेश्चन आता है कि क्या जो जीएसटी in the transaction between Mr. A and the consumer, जो 10,000 की बजाय अब इनफेक्टिवली 9,000 की हो रही है, तो क्या जीएसटी 10,000 पे लगना चाहिए या क्या जीएसटी 9,000 पे लगना चाहिए? तो प्लीज, बिकॉज जो कैशबैक कूपन है वो एक तरीके से एक डिस्काउंट तो है, बट वो इनवॉइस अगर आप देखें तो मिस्टर ए को तो बिकॉज 10,000 मिल रहे हैं, तो मिस्टर ए को तो 10,000 पे जीएसटी देना ही पड़ेगा। वो तो एक 1,000 का इंसेंटिव है जो पेटीएम प्रोवाइड कर रहा है, बट मिस्टर ए हैज नथिंग टू डू विद दैट।
और इसलिए इन कैशबैक्स को आप डिडक्ट नहीं कर सकते while computing GST. GST will be levied on full 10,000 and that 1,000 का जो बेनिफिट मिलना चाहिए जीएसटी का, 1,000 का जो बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं है, तो आपको पूरे 10,000 पे जीएसटी पे करना है और इसमें कोई भी रिबेट नहीं है. With this, I come to the end of today's video. Thank you all for listening and paying attention. Thank you.